गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के बच्चे ध्यान दें। एक्सरसाइज 5.1 आज आपको बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको कल बता दिए थे। पहले क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। मतलब पहले स्टार्टिंग में आपको, जैसे किसी टैक्सी पर आप बैठे तो पहले स्टार्टिंग में आपको ₹15 देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं चाहे आप आधा किलोमीटर जाएं। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो पैसा आपको हर अतिरिक्त किलोमीटर पे ₹8 और देना पड़ेगा, यानी 15 के बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर पे ₹8। तो यानी पहले आपको ₹15 देना है, उसके बाद अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹8 और देना है, तो 15 8 आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक और एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए इसमें 8 और जुड़ जाएगा, तो +8 यानी आपका हो जाएगा 31। तो इस तरीके से ये आपको हर 1 किलोमीटर पे, यानी पहले 1 किलोमीटर पे आपको ₹15 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए ₹23, फिर आगे 1 किलोमीटर और ₹31। इस तरीके से तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी है, यानी AP। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हर संख्या एक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 8 8 जोड़ने पर अगले पद प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सर्वांतर इसका क्या हुआ? सर्वांतर यानी D इसका क्या हुआ? 8 8 8 का अंतर है, तो इसलिए ये क्या हुई? समांतर श्रेणी हुई। ठीक, तो यहाँ पे ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। उसके बाद अगला देखिए, सेकंड पार्ट में दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/3 भाग बाहर निकाल देता है। तो मतलब समझिए, जैसे किसी भी बर्तन में कोई हवा भरी है तो यानी 1 भाग होती है, उसका 1/4 भाग बाहर निकल गई, तो बचेगी कितनी? 3/4 भाग। यहाँ पर समझिएगा 1 भाग होता है किसी भी, उसका 1/4 भाग पंप से हवा बाहर निकल जाती है, तो बचेगा कितना? 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग हवा जो है उस बेलन के अंदर रह जाती है। तो मान लेते हैं कि माना यहां पर स्टार्टिंग में माना बेलन का आयतन, बेलन का प्रारंभिक आयतन या आयतन V है। तो अब इस कंडीशन में देखा जाए तो आयतन पहले V मिलेगा, फिर अगले में 3/4V हो जाएगा। 3/4 गुना शेष अंदर रहता है, 1/4 बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद आगे देखा जाए तो 3/4 और आगे गुणा होगा, तो यानी 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर V हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो 3/4 की पावर क्यूब हो जाएगा, फिर V हो जाएगा। इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2 हुआ, ये आपका A3 हुआ और ये आपका A4 डॉट डॉट डॉट। आगे और भी बहुत सारे अनंत पद मिलेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए इससे इसको घटाएं, यानी D बराबर क्या होता है? A2 - A1, A3 - A2 एंड सो ऑन, बराबर में डॉट डॉट डॉट, मालूम ही है। तो यहां पर अगर हम इससे इसको घटाते हैं तो जो आता है इससे इसको घटाने पर नहीं आता है, तो मतलब ये क्या है कि ये आपस में बराबर नहीं आते हैं। तो यहां पर तो D बराबर नहीं है, तो क्या क्या लिख देंगे? अतः यह समांतर श्रेणी यानी AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखेंगे? सर्वांतर बराबर नहीं है। ठीक, ये रीजन हो गया, इसका कारण भी बताना है, तो ये समझ में आ गया। तीसरा देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत ₹150 है। आसान है ये तो, दूसरा इंपॉर्टेंट था, ये तीसरा इसका आसान है फर्स्ट पार्ट का। यानी स्टार्टिंग में 1 मीटर खोदने में आपको ₹150 लगता है स्टार्टिंग में, उसके बाद हर एक मीटर की खुदाई में 50 रुपया ज़्यादा लगता है, तो 150 में 50 और जुड़ जाएगा तो 200, फिर अगले 1 मीटर में फिर 50 जुड़ जाएगा 250। इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखा जाए D = 50 आया 50, तो यानी सभी में अंतर समान है ना, तो इसलिए लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी है। ओके, चौथा देखिए, चौथे में दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि
10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है हर वर्ष, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष एंड सो ऑन, इस तरीके से हर वर्ष। ये वर्ष हैं यानी टाइम है, ओके, टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि साधारण मिश्रधन क्या होता है। साधारण मिश्रधन यानी ए सिंपल होता है, PS यानी P सिंपल और 1 प्लस RT अपॉन 100 ये होता है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन ए कंपाउंड इज इक्वल टू PC 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T यानी समय। ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा। साधारण मिश्रधन क्या होता है? AS यानी सिंपल इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100, R और T का गुणा होता है अपॉन 100, पावर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता तो यानी 1 होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन में AC इज इक्वल टू PC 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये दो फार्मूले आप याद कर लेना। यहाँ पर T जो है वो पावर में चला जाता है चक्रवृद्धि में। चक्रवृद्धि और साधारण मिश्रधन में अंतर क्या होता है? साधारण का मतलब होता है कि जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, तो 1 लाख रुपया जमा किया तो आपको प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए पर ही ब्याज मिलेगा, वो हुआ साधारण मिश्रधन। साधारण ब्याज हुआ या साधारण मिश्रधन, जो मूल धनराशि उसको मिला के जो रुपया मिलता है वो मिश्रधन होता है। उसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? रुपये में क्या होता है कि जैसे आपने 5 साल के लिए जमा किया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो क्या होता है कि 1 साल में आपको जितना ब्याज मिला, 1 लाख रुपए जमा किया और 1 लाख में जितना रुपया ब्याज बना वो 1 लाख रुपए में और रुपया जुड़ जाता है। यानी 1 लाख रुपए का सपोज दैट कि 1 लाख रुपए का सपोज करिए कि 6,000 रुपया मिला, इस समय लगभग 6,000 रुपये मिलेगा 1 लाख रुपए पर, तो 6 लाख रुपया मिला, तो यानी 1 वर्ष हो जाने के बाद आपका कुल रुपया हो गया 1,06,000। तो आगे अगले 1 वर्ष के लिए आपको 1,06,000 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो यानी अगला जो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा उसमें 6,000 रुपए पर और ब्याज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहां पर 1 लाख रुपया 10,000 रुपया है, तो मूलधन और 1 प्लस दर कितनी है? 8/100। उसके बाद हर वर्ष क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1 हो जाएगा समय पहले वर्ष के लिए, बराबर ये देखिए ये फार्मूला है ना, T की जगह 1 रख दिया। अगले वर्ष में क्या हो जाएगा? 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे क्या मिलेगा? 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3, डॉट। वर्ष निर्धारित नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमित है यानी निश्चित नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो ये टर्म आपका A1 हुआ, कॉमा लगा के, ये टर्म आपका A2 हुआ, ये टर्म आपका A3 हुआ, और आगे भी टर्म होते तो A4 A5 एंड सो ऑन होते। ठीक, जितने में आपका काम चल जाए, मिनिमम 2 या 3 टर्म हो, आपको A भी पता चल जाएगा, D भी पता चल जाएगा। मिनिमम 2 टर्म हो, A1 A2 मालूम हो तो A और D दोनों पता चल जाएंगे। ठीक, कम से कम 2 और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो हम A2 से A1 को घटाएं, अगर इससे इसको घटा के देखें तो जो आएगा इससे इसको घटाने पर नहीं आएगा, तो यानी ये AP में यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वांतर यानी D समान नहीं है। ओके, इस तरीके से ये 5.1 के चारों पार्ट हो गए। इसमें है समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये बताना था, लेकिन ये भी बताना था, कारण भी देना था। तो ये रीजन सहित मैंने आपको हर एक चीज बताई है, बहुत अच्छे से इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे सवाल में आ जाइए। एक समांतर श्रेणी के 4 पद बताने हैं, यानी A1 बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है, A4, केवल 4 टर्म बताने हैं, आगे नहीं बताना है। तो आगे हम क्यों लिखें? A4 लिख दिया। आपको मालूम है कि समांतर श्रेणी में यदि, इतना ध्यान रखिए, यदि प्रथम पद A व सर्वांतर D हो तो श्रेणी होती है, यानी AP समांतर श्रेणी आपकी बनती है
ध्यान दीजिएगा, a कॉमा a प्लस डी कल बताया था, a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। अब आगे 4 ही बताना है ना, 1 2 3 4, 4 टर्म तक मैंने लिख दिया। 4 टर्म तक लिखने के बाद अब यहां पर इतना आपको इसमें आना चाहिए था। अब आ जाइए पहले सवाल में इसके, जैसे a बराबर दिया है 10 और d बराबर दिया है 10, तो 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, यहां रख दीजिए। 10 a प्लस डी यानी 10 प्लस 10 कॉमा a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इंटू 10 और कॉमा a यानी 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 10 10 20 कॉमा 10 दूना 20 और 10 30 3 दाम 30 और 10 40। तो ये 4 पद हो गए, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से इसके आपको चारों पार्ट आगे के 1 2 3 4 चारों पार्ट लगाने हैं। अगर कहिए तो एक क्वेश्चन कोई भी आपको मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन इसमें आप सबसे कठिन आपको कौन सा लग रहा है, आई थिंक 5वां लग रहा होगा, तो चलिए मैं इसका 5वां बता देता हूं। देख लीजिए, इसी तरीके से लगेगा, मेथड मैंने पहले बता ही दिया। तो इसी का दूसरे का 5वां पार्ट आप देख लीजिए। a बराबर दिया है माइनस का 1.25 और d बराबर दे दिया है माइनस का 0.25। तो पद क्या हुए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हुए। मान रखिए a माइनस 1.25 और a प्लस डी माइनस 1.25 और d यानी माइनस 0.25 कॉमा a प्लस 2d यानी माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 0.25 प्लस माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस का 3 इंटू डी यानी 0.25। ये देखिए, ठीक, ये माइनस बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि d का मान माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1.25 और ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में ही रहेगा, तो ये 2.00 हो जाएगा कॉमा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2.25 माइनस 75। देख लेते हैं यहाँ पे रफ पे, यहाँ पे करके हम देख लेते हैं। माइनस का 1.25 रहेगा, ये इसमें जब गुणा आ जाएगा तो माइनस का 0.5 दूना 10 का 0 2 दूना 4 1 50 5 5 2 7.1 माइनस का ये रहेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 1.25 1.50 और ये आ जाएगा 1.75 और चौथा आ जाएगा माइनस का 2.00। इसमें देखा जाए तो d बराबर क्या आ रहा है, d बराबर इतने का अंतर है माइनस में, तो सभी में माइनस कर रहे हैं, तो यानी माइनस का 0.25 सभी में जुड़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों मिल गए, आंसर हो गया इसका। फिर आ जाइए इसी के तीसरे सवाल में। तीसरे सवाल में प्रथम पद यानी a और सर्वांतर यानी d बताना है। अभी तक क्या था, दूसरे सवाल में क्या था, श्रेणी दे रखे थे, a और d बताना था। अब इस सवाल में क्या है, तीसरे सवाल में क्या है कि श्रेणी दिए हुए हैं, a और d बताना है, उल्टा जस्ट। तो श्रेणी जैसे हम पहला सवाल इसमें देखते हैं तीसरे का, 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। श्रेणी अपरिमित है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं a बराबर 3 हो गया और d क्या होता है, कोई पद माइनस पूर्व पद, यानी 1 माइनस का 3। तो 1 माइनस का 3 यानी कितना, माइनस का 2 आ गया। उसके बाद फिर d आप दूसरा देख लीजिए, कोई पद माइनस पूर्व पद यानी माइनस का 2। फिर यहाँ देख लीजिए d बराबर कोई पद माइनस का पूर्व पद यानी माइनस का 3 और प्लस का 1 बराबर माइनस का 2। तो सभी में देखो -2 आ रहा, तो यानी d आपका सही है, -2, a बराबर 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, लास्ट में लिख देंगे a बराबर 3 और d बराबर -2, ये इसका आंसर हो गया।
तो इसी तरीके से दशमलव वाले भी जोड़ घटाना दशमलव के और गुणा भाग तो आते ही हैं, जोड़ घटाना तो कर ही लोगे, ए और डी। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में ये बताना है कि चौथे पार्ट में आपको ये बताना है कि एपी में है या नहीं। एक श्रेणी दे रखे हैं, एपी है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में तभी होंगे जब सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर समान हो, यानी पदों का अंतर क्या हो, समान हो। तो यानी डी समान होना चाहिए। तो हम पहला देखते हैं इसमें 2 4 8 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर में फिर a3 माइनस a2 बराबर में a4 माइनस a3 बराबर में डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ, ये a4 हुआ। a4 तक है तो खाली यहीं तक निकालो, आगे निकालने की जरूरत नहीं। तो d बराबर मान रखिए a2 4 माइनस का 2, a3 8 माइनस का 4 बराबर a4 16 माइनस का 8। देखिए d बराबर 4 में 2 जाएगा 2, 8 में 4 जाएगा, कितना आया, 8 में 4 जाएगा 4 और 16 में 8 जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए d बराबर नहीं है, d इज इक्वल टू 2 जो कि डज नॉट इक्वल टू 4 है और डज नॉट इक्वल टू 8 है। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या है, एपी में नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। तो ये आप रीजन लिख देंगे करके, सॉल्व करके। ठीक है, और आगे ये भी कहा है कि अगर समांतर हैं, अगर समांतर श्रेणी में आ जाते हैं तो सर्वांतर बताइए और आगे के 3 पद और निकालिए। तो पहले तो जब समांतर है ही नहीं समांतर श्रेणी तो आगे के पद और क्या आएंगे। ठीक, फिर आ जाइए इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 की तरीके से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम ये इसी तरीके के सवाल हैं। ये देखिए दशमलव में और ये इस तरीके से बटे में दे रखे हैं। सर्वांतर निकालना आ जाए उसके बाद आगे के पदों को निकाल सकते हैं। तो चौथे के ये सवाल हैं, इन सवालों को आप लगाने की कोशिश करिएगा। जो सवाल नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। 1-2 सवाल कहिए तो और बता दूं। चलिए देख लीजिए, ये बताते हैं 8वां सवाल बता देते हैं। माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कमा डॉट डॉट डॉट। इसमें देखा जाए तो a आपका -1/2 हो गया और d आपका कोई पद माइनस पूर्व पद यानी 0। तो d इससे घटाएंगे 0, इससे घटाएंगे 0, तो d 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये AP में है। तो ये AP में है तो आगे के और पद क्या मिलेंगे, 3 पद और निकालने हैं। तो ये आपका a1, ये a2, a3 और ये a4 यानी a5 और a6 और a7 आगे के 3 पद ये हुए। ये भी आपके कितने होंगे, -1/2 ही तो होगा क्योंकि d आपका तो 0 है। तो ये हो गया, तो ये सवाल हो गया। इस तरीके से आप लगा सकते हैं और भी सवाल, और सवाल लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।